हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक स्मॉल कैप एनबीएफसी स्टॉक के ऊपर फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका नेम है एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में हम इस स्टॉक के बारे में समझेंगे। तो यार वीडियो भले ही लॉन्ग हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है, क्योंकि अभी मैं आपको पूरी डिटेल्स में समझाने वाला हूँ इस स्टॉक के बारे में। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी बिजनेस को जानेंगे, समझेंगे, फिर इनके फंडामेंटल्स देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद लास्ट में हम इनके चार्ट्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या जो अभी इनकी शेयर प्राइस है 90 रुपीज़ के अप्रोक्स, क्या फ्यूचर में ये 90 रुपीज़ से बढ़कर 500, 1000 या फिर इससे भी ऊपर जा सकती है या नहीं। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या यहाँ पर हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकती है या नहीं। तो सभी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें डिस्कशन करेंगे वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होंगी। तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर कोई भी एडवाइस मत समझना, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा भी इस स्टॉक के ऊपर इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी खुद की भी स्टडी, खुद की भी रिसर्च करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेनी है, या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करनी है। चलो अब हम वीडियो को शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम इनके इंट्रो देखेंगे, ठीक है। तो कंपनी का नेम है एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड और ये एक एनबीएफसी स्टॉक है, ठीक है। एनबीएफसी कंपनी है स्मॉल कैप की, इनकॉर्पोरेटेड इन 2008। देखो कंपनी किस प्रकार की लोन्स प्रोवाइड कराती है, ऑफरिंग सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स एंड लोन्स अगेंस्ट गोल्ड, ठीक है। तो देखो ये सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स प्रोवाइड कराती है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है। सेफ्टी यहाँ पर कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो कंपनी अनसिक्योर्ड लोन्स प्रोवाइड कराती है उनके अंदर डिफॉल्ट होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है। कस्टमर्स लोन लेकर अगर वापस से रिपेमेंट करें ही ना तो फिर कंपनी का तो वो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिक्योर्ड लोन्स ये प्रोवाइड करा रही है, तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर सेफ्टी बढ़ी हुई है, ठीक है। भले देखो थोड़ी बहुत अनसिक्योर्ड लोन ये भी प्रोवाइड कराती है, लेकिन सिक्योर्ड लोन्स ही काफ़ी ज़्यादा ये प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अनसिक्योर्ड काफ़ी कम ये प्रोवाइड करती है, ठीक है, बहुत ही कम, माइनर सा। एंड लोन अगेंस्ट गोल्ड भी ये करती है काम, ठीक है। अब देखो लीडिंग एमएसएमई कंपनी, ठीक है। एमएसएमई का मतलब समझ रहे होगे, आई थिंक नहीं समझ रहे होगे तो मैं आपको बता देता हूँ, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। तो इस प्रकार की जो छोटी कंपनियां या फिर मीडियम टाइप की कंपनी होती हैं उनको ये लोन्स प्रोवाइड कराती है और सिक्योर्ड लोन्स, ठीक है। अमंग एमएसएमई कंपनीज एसबीएफसी हैज वन ऑफ द हाईएस्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट, चलो बढ़िया है, एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ एंड हैज ग्रोन एट अ CAGR ऑफ 44%, ठीक है, फ्रॉम FY19 टू FY23 एंड डिसबर्समेंट विथ डिसबर्समेंट ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 40% इन दिस पीरियड। तो देखो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इनकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये बढ़ रही है, एंड जो लोन डिसबर्समेंट ये कर रहे हैं ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ रही है 40% के CAGR से। एंड ये देखो FY23 तक का ही डेटा है, FY24 की डेटा जो है वो अभी स्क्रीनर पे मतलब अपडेट नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर आप लोग FY24 की डेटा देखना चाहते हो, रिसेंट वाली इस कंपनी से जुड़ी कुछ भी FY24 की डेटा, तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, जिसमें हमने इनकी Q4 रिजल्ट के बारे में डिस्कशन किया। तो उस वीडियो को देख लेना, आपको काफ़ी सारी रिसेंट के जो अपडेट्स हैं इस कंपनी की वो मिल जाएगी, ठीक है। उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, देख लेना। अब देखो यहाँ पर जोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करते हैं। यहाँ पर एज ऑफ March 31, 2023, ठीक है, दे हैव अ फुटप्रिंट इन 120 सिटीज स्पैनिंग 16 इंडियन स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज विथ 152 ब्रांचेस। चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम AUM बाइफर्केशन की बात करते हैं, ये भी FY23 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ कि उस वीडियो को एक बार जरूर से देख लेना, ताकि आपको रिसेंट की अपडेट्स मिल जाए कंपनी से रिलेटेड। और इस वीडियो के खत्म होने के बाद ही देखना, ठीक है। पहले इसे देख लो, कंप्लीट कर लो, ताकि आपको उसे समझने में आसानी हो, ठीक है। और उस वीडियो की लिंक आई बटन पे भी मिल जाएगी और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो एंड स्क्रीन पर लास्ट में आप उस वीडियो को देख पाओगे। अब देखो यहाँ पर AUM बाइफर्केशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो एसेट अंडर मैनेजमेंट में
31% नॉर्थ की है, ठीक है, साउथ की 38.5%, वेस्ट एंड ईस्ट की बात करें तो 30.5%। तो यहाँ पर देख सकते हो AUM में यहाँ पर साउथ में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर साउथ में काफ़ी ज़्यादा है 38.5%। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे की रेशियोज, ये भी FY23 की है और FY24 में कुछ ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, बस यहाँ पर एक साल का ही तो फर्क है, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि FY24 में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बढ़ी हुई आपको देखने को मिलेंगी। इनके अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, लोन डिसबर्समेंट की बात करें, नेट प्रॉफिट वगैरह की बात करें, तो सभी चीज़ें ठीक ठाक बढ़ी हैं। यहाँ पर हमने रिजल्ट भी देखा है और डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ, ठीक है, तो रिजल्ट बढ़िया आई है इनकी। अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो ये है 4943 करोड़। AUM पर ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 32.5 करोड़। ग्रॉस NPA की बात करें तो 2.43%, नेट NPA 1.41%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 9.32%, PCR यानी कि प्रोविजन कवरेज रेशियो 42.04%, ठीक है। एंड यहाँ पर AUM बाइफर्केशन सेगमेंट वाइज देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेगमेंट वाइज अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें तो देखो सिक्योर्ड MSME लोन्स के अंदर 79%, ठीक है, यहाँ पर हो चुकी है FY23 में, जो कि 73% थी FY22 में। तो यहाँ पर 23 में बढ़कर यहाँ पर सिक्योर्ड MSME लोन ये ज़्यादा देने लगे, ठीक है, 79% यहाँ पर हो गई है एसेट अंडर मैनेजमेंट सिक्योर्ड MSME लोन्स के अंदर। अब यहाँ पर गोल्ड लोन्स की बात करें तो यहाँ पर देखो 17.5% है और जो कि पहले थी FY22 में 20%। अदर्स की बात करें तो 3.5% है जो कि पहले थी 7%। चलो नेक्स्ट यहाँ पर हम बढ़ते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान में रखो, यहाँ पर जो सिक्योर्ड MSME लोन है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसके अंदर एसेट अंडर मैनेजमेंट है, सबसे ज़्यादा 79%, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर बोला जाता है कि ये सिक्योर्ड MSME लोन्स प्रोवाइड कराती है। लोन डिसबर्समेंट डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। देखो द लोन्स विथ अ टिकट साइज ऑफ 5 to 30 लाख अकाउंट फॉर 87.27% ऑफ AUM। देखो एसेट अंडर मैनेजमेंट में जो ये टिकट साइज है 5 से लेकर 30 लाख तक, वो यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट की 87% आती है, ठीक है। मतलब 87% लोन्स यहाँ पर जो AUM का है वो सिर्फ यहाँ पर 5 से 30 लाख वाले में ही चली जाती है। कहने का मतलब मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। जो इनका पूरा एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें 87% सिर्फ ऐसे लोन्स हैं जो कि यहाँ पर 5 से 30 लाख लोन्स देने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब 5 लाख से लेकर 30 लाख तक लोन्स यहाँ पर देती है 87%, ठीक है। समझ रहे हो ना, ठीक है। द एवरेज टिकट साइज की बात अगर हम यहाँ पर करें ऑफ सिक्योर्ड MSME लोन्स की, तो यहाँ पर सिक्योर्ड MSME लोन के अंदर एवरेज यहाँ पर 9.9 लाख है, ठीक है। गोल्ड लोन्स के अंदर हम देखें तो एवरेज यहाँ पर 0.9 लाख है। एंड अदर अनसिक्योर्ड लोन्स की बात करें तो इसकी एवरेज यहाँ पर है 6.9 लाख। अब यहाँ पर देखो customers related, the company has provided loans to 1,02,722 customers in tier 2 and tier 3 cities, focusing on customers who have a strong credit history। तो यहाँ पर ऐसे कस्टमर्स को ये लोग फोकस करते हैं जिनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर लिखा हुआ बट में लैक फॉर्मल प्रूफ ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर इनके अंदर जो फॉर्मल इनकम प्रूफ है उसकी कमी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें टाई अप विथ ICICI बैंक, तो इन्होंने ICICI बैंक के साथ टाई अप भी की हुई है यहाँ पर MSME लोन्स प्रोवाइड कराने के लिए। देखो सिक्योर्ड MSME लोन्स, ठीक है, तो दोनों टाई अप करके भी काम कर रही है, ठीक है, म्यूचुअली एग्रीड 80-20 रेशियो के साथ, ठीक है, रिस्पेक्टिवली।
चलो, यहाँ पर अभी हमने कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि कंपनी किस प्रकार की लोन्स प्रोवाइड करती है और एयूएम किस सेक्टर में कैसा है, किस सेगमेंट में कैसा है, ठीक है? इन चीज़ों के ऊपर अभी आप लोग समझ चुके होंगे। अगर कोई भी दिक्कतें आती है समझने में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है? एंड यहाँ पर अब हम इनके फंडामेंटल्स देखेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम मार्केट कैप की बात करेंगे तो मार्केट कैप है 9,696 करोड़। मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टाइप की आप समझ सकते हो। तो रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, रिटर्न्स भी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो ये है 40.9, इंडस्ट्री पी की बात करें तो 20.9 है। तो थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यूएशन हाई देखने को मिल रही है। आरओसी की बात करें तो 10.9% है, आरओई है 10.5%। आरओसी आरओई कुछ खास नहीं देखने में लग रहा है। डेप्ट की बात करें तो 3,996 करोड़ है, ठीक है? तो डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर देखें 1.44 है। डेप्ट टू इक्विटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर इनकी जो बिजनेस है वो इसी प्रकार की है जिनके लिए इनको कर्ज लेना पड़ता है। तो इस वजह से इस प्रकार की कंपनियों में डेप्ट टू इक्विटी जनरली एक से ज़्यादा ही देखने को मिलती है, ठीक है? कई कई सारी कंपनियों में 7-8 भी डेप्ट टू इक्विटी देखने को मिल जाती है। लेकिन चलो यहाँ पर फिर भी देखें तो डेप्ट टू इक्विटी उनके मुकाबले में कम ही है। लेकिन देखो डेप्ट टू इक्विटी मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि इस प्रकार की कंपनियों में मायने नहीं रखती हैं उतनी ज़्यादा। अब यहाँ पर प्लेज्ड परसेंटेज की बात करें तो देखो 0.0 है, चलो अच्छी बात है। पीजी रेशियो की बात करें तो 0.71 है। तो उस हिसाब से देखी जाए तो कंपनी अंडर वैल्यूड मान सकते हैं, ठीक है? अगर हम पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो करेंट प्राइस है 90.3 रुपीज़ की, बुक वैल्यू 25.9 एंड यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं 52 वीक हाई एंड लो, ठीक है? 98 और 72.2। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू है 10 रुपये की, प्रमोटर होल्डिंग 60.7%, ईपीएस 2.2 रुपीज़ की, ठीक है? चलो आगे हम यहाँ पर देखते हैं पीई की चार्ट। अभी यहाँ पर हमने देखा कि पीई कितनी है 40.9। देखते हैं 5 साल में यहाँ पर इनकी पीई कितनी बढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि ऑल टाइम हाई जो पीई था उसके मुकाबले में अभी कहाँ पर है। तो लगभग देख सकते हो यहाँ पर जो यहाँ पर ऑल टाइम हाई है 5 ईयर का, यहाँ पर पी का चार्ट लगा हुआ है। तो ये एक समय में इसकी जो पी थी प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये लगभग 54-55 के करीब थी। लेकिन अभी यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो अभी चूंकि यहाँ पर है 40 रुपये के, तो उस हिसाब से देखी जाए तो यहाँ पर अभी तो कम है, ठीक है? और कुछ समय पहले तो यहाँ पर और भी कम हुई थी, देख सकते हो यहाँ पर लगभग 35-36 के तकरीबन ये पहुँच गई थी, ठीक है? जब यहाँ पर थोड़ी सी क्रैश हुई थी, स्मॉल कैप बबल वाली जो न्यूज आई थी उस वक्त यहाँ पर ये देखो क्रैश हुई थी। तो उस वक्त एक मौका था, भी चार्ट के ऊपर देखेंगे वो चीज़, ठीक है? तो यहाँ पर इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कंपनी के ऑल टाइम हाई वाले जो पी देखें तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पर कम ही है पी, ठीक है? और पी जे रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर अंडर वैल्यूड मान सकते हैं। लेकिन आगे आप लोग देखना चार्ट के ऊपर, ठीक है, क्या निकलता है। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पर कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है रेवेन्यू के अंदर। देखो मार्च 2021 में 510 करोड़ थी, जो कि 2022 में हो गई 529 करोड़, फिर यहाँ पर बढ़कर 734 करोड़ हो गई। फिर यहाँ पर अभी जो रिसेंट की डेटा आई है मार्च 2024 की वो है 1019 करोड़। तो देखो कंसिस्टेंसी है यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में देखो 85, यहाँ पर थोड़ी सी घटी 65, और फिर यहाँ पर देखो डबल से भी ज़्यादा हो गई 150, फिर यहाँ पर 237 हो गई, ठीक है? सो यहाँ पर अगर हम बात करें कि 65 क्यों हुई थी, तो देखो यहाँ पर जो इनकी फाइनेंसिंग मार्जिन है ये घट गई थी। देखो जो 24%, 28%, 32% है, तो इनके मुकाबले में देखा जाए तो यहाँ पर फाइनेंसिंग की जो मार्जिन है वो काफ़ी कम हो गई थी 18%। तो देखो फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर कम देखने को मिल रही है 97 करोड़ की, ठीक है? चलो नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ कंपनी के अंदर। तो देखो ये भी बेहतरीन देखने को मिल रही है और डबल डिजिट्स में है, ठीक है? देखो अगर हम कोई भी स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें ये देखना जरूरी है कि कंपनी के अंदर इस प्रकार की डिजिट्स में प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि यार अगर सिंगल डिजिट में हो रही है या फिर 18-20% की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है, तो हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ही क्या भाई? उससे अच्छा हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके थोड़ी सी सेफ्टी क्यों ना बना लें, ठीक है?
ठीक है। तो स्मॉल कैप में रिस्क ले रहे हैं तो यहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि कंपनी के अंदर कैपेसिटी है या नहीं अच्छे रिवॉर्ड्स देने की। तो देख सकते हो यहाँ पर कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी बेहतरीन रहे हैं। यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर्स में 42%, 3 ईयर्स में 26%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 39%। चलो ठीक है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर्स में 58%, 3 ईयर्स में 41% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 58%। चलो ये भी ठीक है। अब देखो स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो ये डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर देखो रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ खास नहीं है, सिंगल डिजिट्स में है एंड लास्ट ईयर में 11% है। ठीक है। 3 ईयर्स में 9%, 5 ईयर्स में 8%। कुछ खास यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर हम बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में देखो यहाँ पर जो बोरोइंग्स है वो है 4,000 करोड़ के समथिंग। ठीक है। और यहाँ पर कैश रिजर्व की बात करें तो ये है लगभग 1,700 करोड़। तो यहाँ पर देखा जाए तो बोरोइंग्स यानी कि कर्ज की बात करें तो ज़्यादा है, रिजर्व यहाँ पर कम है। ठीक है। जो कि रिजर्व ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोरोइंग्स इतनी ज़्यादा है क्योंकि यार जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि डेब्ट टू इक्विटी क्यों बढ़ी हुई थी, क्योंकि कर्ज इनको लेना पड़ता है। इस प्रकार की कंपनियों में कर्ज जनरली आपको ज़्यादा देखने को मिलते ही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग उतनी ज़्यादा मतलब नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर कर्जा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया भाई, ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। ठीक है। तो देखो कर्ज थोड़ी बहुत जो NBFC टाइप की कंपनियां होते हैं या फिर बैंकिंग की जो कंपनियां होते हैं उनमें बढ़े हुए हमें देखने को मिलते ही हैं। ठीक है। क्योंकि कर्ज नहीं लेंगे तो ये दूसरों को लोन्स वगैरह कैसे दे पाएंगे। तो यहाँ पर दूसरों को पैसे देने के लिए इनको खुद से भी पैसे लेने पड़ते हैं किसी दूसरे से। ठीक है। इस वजह से इनकी डेब्ट बोरोइंग्स बढ़े हुए देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है। अब देखो सब कंपनियों में ये चीज़ें लागू नहीं होती है। ठीक है। सभी कैटेगरीज की कंपनियों में डेब्ट टू इक्विटी अगर बढ़ी हुई होती है तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है। ठीक है। सो अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर देखते हैं। देखो प्रमोटर्स की अगर हम पहले बात करें तो यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग ट्रिम किए हैं। ठीक है। 64% से घटकर यहाँ पर 63.74 हो गई, फिर यहाँ पर घटकर 60.66 हो गई। ठीक है। अब FIIs की बात करें तो यहाँ पर 2.74 से घटकर 2.23, फिर यहाँ पर बढ़ गई 2.86% हो गई। DIIs की बात करें तो 12.42%, फिर 11.94%, फिर यहाँ पर बढ़कर 13.53% हो गई। पब्लिक की बात करें तो 20.36%, फिर 21.88 एंड फिर 22.77। अदर्स की बात करें तो 0.45, 0.22, 0.17%। ठीक है। देखा जाए तो ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से प्लस है, DIIs की होल्डिंग भी ठीक ठाक है, पब्लिक की भी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। और FIIs एंड DIIs दोनों ने लगातार पिछले क्वार्टर्स में खरीदारी किए हैं। ठीक है। और पब्लिक ने भी खरीदारी किए हैं। सो गाइज अब यहाँ पर हम इनके टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये है इनकी टेक्निकल चार्ट। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम शुरू से अभी तक की बात करें, जब से ये लिस्ट हुई है मार्केट में, तब से अभी तक कुछ खास यहाँ पर मूवमेंट्स देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है। कुछ खास इन्वेस्टर्स को यहाँ पर रिटर्न्स नहीं बने हैं। ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर एक रेंज में ही चल रही है। ठीक है। ये रेंज है 81 to 95 रुपीज़। ठीक है। तो इतने प्राइस में ही ये अटकी हुई है अभी तक। यहाँ पर देखो एक समय में ये गिरी थी काफ़ी भयंकर, 72 रुपीज़ तक गिर गई थी, लेकिन यहाँ से देख सकते हो फिर कितना बढ़िया मूवमेंट मिला है। ये गिरी थी क्यों? स्मॉल कैप बबल वाली जो न्यूज़ आई थी ना, तो सभी स्मॉल कैप गिरे थे, ये भी गिरी थी। तो उस समय इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। तो जो लोग फियर में थे वो लोग लॉस बुक करके निकल गए होंगे, और जो लोग ग्रीडी बन गए होंगे फियर के टाइम में, तो उनको अच्छा यहाँ पर मिल रहा होगा अभी मुनाफा, अगर अभी तक होल्ड कर रहे होंगे तो। ठीक है। अगर कोई यहाँ पर इस सपोर्ट में भी बाय किया होगा तो उनको भी बढ़िया यहाँ पर मुनाफा मिल रहा होगा। ठीक है। एंड अभी अगर हम यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कोई डिस्काउंट अभी खास अवेलेबल नहीं है, 5-6% है। ठीक है। तो देखो रिस्क यहाँ पर ये है कि स्मॉल कैप है, ऊपर से देखो चार्ट के अंदर देखो कुछ अपॉर्चुनिटी हमें देखने को नहीं मिल रही है, कुछ डिस्काउंट देखने को नहीं मिल रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये एक बड़ी रिस्क होगी। ठीक है। वैसे आप अपने अनुसार देख लेना, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट यहाँ पर ठीक है उसके हिसाब से कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपनी रिसर्च अपनी स्टडी कर सकते हो। ठीक है। बाकी कोई कॉल, कोई एडवाइस, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है। और देखो यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये है 95.7 रुपीज़ की रेजिस्टेंस। तो ये स्टॉक यहाँ तक जा सकती है, एंड यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है तो फिर गिरते गिरते फिर इस सपोर्ट पर आ सकती है 81 रुपीज़ की। ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक के डिस्काउंट की बात करें, ठीक है, तो ये लगभग
15 से 16% की डिस्काउंट है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, अगर ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देती है, ये जो हाईज बने हुए हैं 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई बोले, तो ये हाई के ऊपर भी क्लोजिंग देनी चाहिए। तो ये हाई के ऊपर ब्रेकआउट देता है और सस्टेन कर जाता है, तो फिर और भी ऊपर जाने के चांसेज बन सकते हैं, ठीक है। अब ये कहीं तक जा सकती है, 500 के लेवल तक भी जा सकती है, 1000 भी जा सकती है, उससे भी ऊपर जा सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि यहाँ पर कंपनी के अंदर चीज़ें कैसे चलती है। कंपनी के अंदर कुछ पॉजिटिव न्यूज अगर आ जाते हैं बहुत ही बढ़िया वाली, तो फिर बढ़िया मूवमेंट मिल सकती है। जैसे इनकी Q4 की रिजल्ट हाल ही में आई है, तो यहाँ पर हम अभी तेज़ी देखेंगे, ठीक है। और रिजल्ट चूंकि अच्छी आई है, तो चांसेस अच्छे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिले, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देनी होगी और सस्टेन करनी होगी, तभी यहाँ पर हम आगे के चांसेस देख पाएंगे। अब यार देखो, ऐसी कोई यहाँ पर गारंटी नहीं है कि ये स्टॉक जब यहाँ पर ब्रेकआउट दे देगी तब यहाँ पर 500 के लेवल तक चली जाएगी या फिर 1000 के लेवल पर या उससे भी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ऐसा मार्केट में कोई भी बंदा नहीं है जो कि पूरा गारंटी दे दे कि हाँ ये स्टॉक अब इतने लेवल तक चली जाएगी, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पर बताते हैं वो एक अनुमान ही अपनी लगाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मार्केट से बड़ा कोई है नहीं, ठीक है। मार्केट कुछ भी कर सकती है, बाजार में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सोचकर समझकर चलनी है। तो यहाँ पर अभी जो प्राइस है, अभी कुछ खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पर अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो मैं एक छोटी सी वेटेज के साथ यहाँ पर चल रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना भी चाहो तो ये ध्यान में रखना कि स्मॉल कैप कंपनी है, तो पोर्टफोलियो का एक छोटा सा ही एलोकेशन देना है, ठीक है। ज़्यादा वेटेज नहीं देना है। ज़्यादा वेटेज अगर आप स्मॉल कैप में देते हो तो फिर रिस्क बढ़ जाती है उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि यार आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एलोकेशन आपको देनी है अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो, ठीक है। ये मत समझना कि यहाँ पर आपको मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। जो भी चीज़ें अभी यहाँ पर हमने डिस्कस की वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से की, ठीक है। तो कोई भी एडवाइज मत समझना। अब देखो, यहाँ पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो यहाँ पर अब आपको खुद की भी अपनी कुछ स्टडी, कुछ रिसर्च करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेनी है, ठीक है। या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करनी है, ठीक है। और चूंकि स्मॉल कैप है तो यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि रिस्क यहाँ पर कैसी है, चलेगी तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ठीक है। और अभी तक देख सकते हो चूंकि यहाँ पर कुछ खास रिटर्न्स नहीं बने हैं इन्वेस्टर्स के, लेकिन फंडामेंटली अगर हम लोग देखें, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ वगैरह देखें, तो कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से बढ़ी हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। साथ ही साथ कंपनी की जो बिजनेस है वो भी बढ़िया है। सिक्योर्ड MSME लोन की, चलो अच्छा है। लोन्स अगेंस्ट गोल्ड है, चलो ये भी बढ़िया मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्मॉल कैप है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। छोटी सी कंपनी है। और ये रही हमारी आज की वीडियो SBFC फाइनेंस स्टॉक के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।